हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दैट मीन्स की अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। हमने कंसंट्रेशन के इफेक्ट को पढ़ा है कि रेट पर क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ा था। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में भी बात की थी। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा पॉइंट है, आप इजीली इसको समझ सकते हो। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ऑन रेट कांस्टेंट बोल दीजिए या रेट ऑफ रिएक्शन, कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट जो है वो क्या होते हैं। तो बच्चों समटाइम्स आपको क्या है कि मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन करवाने थे और वो रिएक्शन हो रही है 2 या 3 दिन में। आप सिंपल घर का ही एग्जांपल लीजिए, जैसे कि दूध का फटना। वो अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको रखते हो गर्मियों के अंदर या एक सिंपल से पॉइंट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो, तो उस दूध को कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए आपको मिनिमम 1 और 2 डेज़ का वेट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ, मान लीजिए किसी एसिड का ऐड करते हैं, जैसे नींबू, या हम क्या करते हैं लस्सी उसके अंदर ऐड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उसकी रेट को, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होने की रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। रेट का मतलब रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो आपको जो रिएक्टेंट, जो भी चीज़ आप उसके अंदर लेते हो, जो आपने स्मॉल अमाउंट किसी चीज़ का ऐड किया था, वो आपको अलग से उसके अंदर मिलता भी है, जो आपको खटास का इफेक्ट जो मतलब मिलता है। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो कैटालिस्ट हैं वो क्या होते हैं। कैटालिस्ट क्या हैं, वो सब्सटेंसेस हैं, वो सब्सटेंस है विच ओनली इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। जो क्या करते हैं, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं विदाउट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। वो क्या है कि रिएक्शन के अंदर भाग तो लेते हैं, लेकिन आपको रिएक्शन प्रोडक्ट के अंदर वो दिखाई नहीं देते। वो आपको, जैसे आप उनको लेते हो ना, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार का कैटलिस्ट लिया, वो सिर्फ क्या करेगा, जो 2 या 3 रिएक्टेंट आपने ले रखे थे उनकी रेट को ज़्यादा कर देगा, लेकिन वो कैटलिस्ट बाद में आपको अलग से वहीं पे मिल भी जाएगा। मतलब उसने रिएक्शन में किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, उसने सिर्फ क्या किया है, रिएक्शन जो 15-20 मिनट में हो रही थी उसको 1 या 2 मिनट या माइक्रो मिनट के अंदर करवाया है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या, किस लिए, जो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, वो रिएक्शन के अंदर के प्रोडक्ट के अंदर किसी प्रकार का भाग नहीं लेते। जैसे समटाइम्स आपने देखा होगा कि हम प्लैटिनम और प्लैडियम जैसी चीज़ों का यूज करते हैं। मान लो कि हाइड्रोजन गैस है आपके पास, और शायद ये मैं बता भी चुका हूँ आपको कि H2 गैस है, अगर इसकी रिएक्शन करवानी है तो ये आपको कैसी चाहिए थी, एब्जॉर्ब चाहिए थी। अब ये अगर फ्री स्टेट में पड़ी रहती है तो किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, प्लैटिनम या प्लैडियम जैसी इनर्ट चीज़ों का यूज करते थे, ताकि ये उन पर एब्जॉर्ब ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी उतना ही रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस रिएक्शन में प्लैटिनम और प्लैडियम क्या करते थे, भाग लेते थे। रिएक्शन तो हाइड्रोजन का ही होना था, वहां पर बस उन्होंने एज ए कैटलिस्ट वर्क किया है। मतलब उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करवा दिया कि रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो। हाइड्रोजन पहले दूर थी, अब थोड़ी पास मिल जाएगी। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। एंड दिस मैकेनिज्म can be explained on basis of intermediate, जो मैं बता चुका हूं कि क्या होते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी।
कि ये जो क्या है, इसका जो मैकेनिज्म है कि ये कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इसके मैकेनिज्म को आप इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी की फॉर्मेशन के हिसाब से समझ सकते हो। मतलब एक थ्योरी क्रिएट की गई है जो आपको ये बताती है कि, मतलब सिंपली वैसे ये मत समझना कि सिर्फ कैटलिस्ट के इफेक्ट के लिए वो थ्योरी है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की थ्योरी मैंने आपको पहले भी बताई है कि बहुत सारी रिएक्शन जो ज़्यादा स्टेप्स में होती है वो इंटरमीडिएट बनाती है। वो इंटरमीडिएट बनाने की जो थ्योरी है इसको क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी कहा जाता है, जो हमें इजिली चीज़ों को समझने के लिए क्रिएट की गई है, बनाई गई है। आफ्टर दैट इसमें क्या होगा कि कैटालिस्ट की इस रिएक्शन की, कैटालिस्ट के उस भाग, मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, कंट्रीब्यूशन को, कि कैटालिस्ट क्या कर रहा है जब हम रिएक्शन में कैटालिस्ट को लेते हैं, तो उसको भी हम इसी बेसिस पर समझ सकते हैं। होता क्या है कि जो कैटालिस्ट होता है वो सबसे पहले लेट कर लीजिए कि आपके पास क्या है, दो रिएक्टेंट हैं, A प्लस B क्या है, रिएक्टेंट है। ये रिएक्शन करवा करके आप क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे, और ये मान लो प्रोडक्ट जो है वो हो रहा था 20 मिनट के अंदर। मैंने एग्जांपल लिया है वैसे ही। वहीं पर अगर मैं क्या करता हूँ, A प्लस B कोई भी रिएक्टेंट था, उसके साथ में कोई C कैटालिस्ट हमने ले लिया, ये भी क्या करेगा, आपको प्रोडक्ट बना करके देगा, लेकिन साथ में क्या मिलेगा, वो कैटालिस्ट दोबारा मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तो इसका मतलब अब मान लो कि, मान क्या लो, अब ये रिएक्शन 100% लेस देन 20 मिनट होगी, हो सकती है मैक्सिमम की 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर हो जाए। कुछ समझ में आई बात है, 1-2 मिनट के अंदर भी हो सकती है। ज़्यादातर यही होता है कि माइक्रो सेकंड के अंदर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम कोलिजन थ्योरी में इसको अभी करेंगे, नेक्स्ट ही पॉइंट है हमारा। काफ़ी दिन हो गए कोलिजन चलते। तो अब ना हुआ ये कि सबसे पहले A और B क्या करते हैं, C के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और किस चीज़ का, ये बनाएंगे A B C, इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जहां पर A और B रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनमें रिएक्शन करवा कौन रहा है, C भी रिएक्शन में एक बार भाग ले रहा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होगा कि ये डीकम्पोज होगा, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, A B, और साथ में क्या मिल जाएगा, C, जो हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया। और C जो है वो कैटलिस्ट था जो दोबारा मिलेगा। ये है बच्चों हमारे पास इंटरमीडिएट। ये क्या है, इंटरमीडिएट। अब ना प्रोसेस समझो क्या है। कैटालिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन में भाग नहीं लेते, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, लेकिन बाद में प्रोडक्ट देखा तो पता चला कि सर C यहाँ भी है, C यहाँ भी है। चलो ठीक है, प्रोडक्ट को देख करके पता लग गया कि रेट ऑफ रिएक्शन में भाग नहीं लिया, तो फिर इसका काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे ये इंक्रीज करेगा, वो सारी बात छुपी हुई है इस इंटरमीडिएट के अंदर। कि जब भी क्या होते हैं, कैटालिस्ट किसी भी रिएक्टेंट के साथ लिए जाते हैं तो वो उनके साथ अटैच होकर के एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, और इंटरमीडिएट वो होते हैं विच हैव लोअर पोटेंशियल एनर्जी, लोअर पोटेंशियल एनर्जी। रीजन बताऊंगा, ध्यान से समझना हर एक पॉइंट को। लोअर पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, दैट मीन्स कि लेस स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, लेस स्टेबल। और जितने कम स्टेबल होते हैं उतना ही इजीली क्या होंगे, डीकम्पोज होते हैं, उतने ही इजीली क्या होते हैं, डीकम्पोज होते हैं। मैं दो रिएक्शन देखो। अब जब यहां A प्लस B से AB बना, कैटालिस्ट नहीं था, अपने दम पर बने, अपने हिसाब से बने, रिएक्शन को तभी टाइम लगा, A और B के बीच में बॉन्ड बनने में टाइम लग गया, बिना कैटालिस्ट के ये रिएक्शन हुई थी। लेकिन जब भी आप क्या करते हो, कैटालिस्ट लेते हो, तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन प्रोडक्ट जाता है किसके अंदर से हो करके, एक इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट माइक्रो सेकंड के लिए बनते हैं, बहुत कम सेकंड के लिए बनते हैं, और बहुत ईजिली क्या होते हैं, डीकम्पोज होते हैं। अब इस बात को देखो, जब कैटालिस्ट नहीं था तो क्या था, A और B आपस में बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन मैंने क्या पढ़ा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो थ्रेशोल्ड के ज़्यादा एनर्जी रख पाए, मतलब कोलिजन नहीं करेंगे। कुछ समझ में आई थी बात ये। और मैंने आपको क्या बता रहा था मैं कि अगर क्या होते हैं आपके पास, विदाउट कैटालिस्ट होता है, विदाउट अगर आप कैटालिस्ट यूज करते हो रिएक्शन को, तो उनके पास अपनी एनर्जी को लोअराइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कोई स्टेप नहीं था। आपको उनको ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि और कोई चीज़ है नहीं।
रिएक्ट का रीजन क्या है? क्योंकि ए और बी को बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। कुछ समझ रहे हो बात ये? तो एट दैट टाइम आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ा। अब जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी दोगे उतना टाइम लगेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पे तो जो है वो ज्यादा होगी, है ना, मतलब कम मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा टाइम में हो रही है। वहीं पर अगर मैं ये बोलूं कि कैटालिस्ट लेते हैं तो वो बनाते हैं इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट वो होते हैं जिनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? बहुत कम स्टेबल होते हैं। रीजन, क्योंकि कैटालिस्ट ए और बी के साथ बॉन्ड बना करके कुछ कैटालिस्ट लिए ही ऐसे जाते हैं, अपनी मर्जी से कभी कैटालिस्ट नहीं लिए जाते। मतलब हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटालिस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार एक ही कैटालिस्ट का यूज करके रिएक्शन को कंप्लीट कर दूंगा। समझ रहे हो बात ये? मतलब ए और बी के लिए सी चाहिए तो सी ही चाहिए उसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है हर रिएक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि वही कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन के प्रति कुछ ऐसा भाव दिखाएगा कि वो इंटरमीडिएट को लेस स्टेबल बनाएगा। अगर मैं मान लो यहां पर डी ले लेता तो डी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी दिखा सकता था जो ए और बी के साथ खुश था, मतलब वो ऐसा बन सकता था, ए बी और डी टाइप का प्रोडक्ट बना सकता था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए कैटलिस्ट, ऐसा ऐसा कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के लिए जो क्या कर रहा है, उसके साथ जो इंटरमीडिएट बना वो अनस्टेबल बना रहा है। स्टेबल अगर बन गया तो वो तो प्रोडक्ट ही बन गया। अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा तभी क्या होगा, इजीली डीकंपोज होगा, और जितना जल्दी डीकंपोज होगा उतना ही जल्दी क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब इस बात पे ध्यान दो, यहां प्रोडक्ट यहां से बनेगा और इसमें प्रोडक्ट यहां से बनेगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। मतलब इसे आपको कम एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा, और अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी उसे कम देते हो तो वो रिएक्शन उतना ही जल्दी होता है, उतना ही फास्ट होता है। तो क्या किया कैटालिस्ट ने, एक सिंपल काम किया कि एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाया जो उस रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी को लोअर कर देता है, और यही कारण है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम सप्लाई करना पड़ता है, जिसके कारण रिएक्शन थोड़ा सा फास्टली होता है, काफी ज्यादा फास्टली हो जाता है। आई होप कि ये समझ में आई होगी बात। मैं इसको नोट भी करवा दूंगा, लिखवा भी दूंगा आपको, लेकिन आप इस पैटर्न को समझिए, इस चीज को समझिए कि ये क्या है, आप अच्छे से इसको देख भी लोगे। मैं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करूं तो मान लो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास है रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी, यहां हमने पोटेंशियल एनर्जी ले रखा है, और होगा कुछ ऐसा कि पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट का मैंने ग्राफ बनाया, ये समझ गए होगे कि यहां क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है किसका, प्रोडक्ट का, ये किसका है, रिएक्टेंट का, ठीक है ना। अब ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि जब तक वहां नहीं पहुंचूंगा, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कर चुके हैं हम, ये जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक वो क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना शुरू नहीं करेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये वो है जब कैटलिस्ट नहीं था, मतलब विदाउट कैटलिस्ट वाली है। ये कौन सी है, विदाउट कैटलिस्ट। लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट को यूज किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को लोअर कर देगा, मतलब उस रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली। ये कौन सी ग्राफ, ये किसके लिए ग्राफ बना, ये ग्राफ है विद कैटलिस्ट, कि अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस है, कैटलिस्ट की अगर प्रेजेंस है तो वो पोटेंशियल एनर्जी को लोअर करेगा। अब ना इसी पे आ जाओ आप, मैं यहीं बता देता हूं बहुत सारी बातें। ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये प्रोडक्ट का एनर्जी है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो क्या है, डेल्टा एच है। एक बात ध्यान से देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कैटलिस्ट के होने और ना होने दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि जब भी कोई कैटलिस्ट होता है वो उसकी डेल्टा एच को अल्टर नहीं करता, चेंज नहीं करता, मतलब उसकी फ्री एनर्जी कभी चेंज नहीं होती। अगर फ्री एनर्जी नहीं चेंज होता तो गिब्स फ्री एनर्जी पता होगा आपको, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच वाली कंडीशन पे डिपेंड करती थी। अगर डेल्टा एच चेंज नहीं है और टेम्परेचर भी आपने चेंज नहीं किया तो इसका मतलब वहां पर गिब्स फ्री एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ना कैटलिस्ट से डेल्टा एच चेंज होता है और ना डेल्टा जी चेंज होता है, गिब्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आता।
बस ये क्या करेगा, ये है इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी और ये है इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन पोटेंशियल एनर्जी को लोअर कर देता है ताकि कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, इतना ही कंसेप्ट है। आई होप ये समझ में आया होगा कि ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को लोअर कर देते हैं, जिसके कारण वो रिएक्टेंट जो बनते हैं वो थोड़े से क्या बनते हैं, इजीली बन जाते हैं। तो चलिए इसको लिखने वाला काम भी कर लीजिए आप और फिर इसकी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लीजिए। तो नोट डाउन कीजिएगा बच्चों कि द एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, कि जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना है हैज मच लोअर पोटेंशियल एनर्जी, hence it require small amount of activation energy. That's why it increase रेट ऑफ रिएक्शन। यही कारण है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर यहीं पर मैं कैटलिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूं, कैटलिस्ट की अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं तो सबसे पहली बात, इट डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। ऑलवेज क्या होता है, प्रोडक्ट में रीजनरेट होता है, ये रिएक्शन में कभी भाग नहीं लेता। इट डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, कि रिएक्शन में भाग नहीं लेता। दैट मीन्स दैट इज ऑलवेज रीजनरेटेड विद प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के साथ दोबारा से क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इट डू नॉट एल्टर होता है बच्चों चेंज करना, बदलना, है ना। डू नॉट एल्टर द फ्री एनर्जी एंड दी गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए रिएक्शन। उस रिएक्शन की डेल्टा जी और डेल्टा एच के अंदर ये किसी प्रकार का चेंज नहीं करता। और आपको पता भी लग रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो चाहे प्रेजेंस हो चाहे प्रेजेंस ना हो, दोनों टाइम क्या होती है, सेम मिलती है आपको। अच्छा, समटाइम्स रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल भी होती है। मतलब कुछ रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और समटाइम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी मिलता है आपको। जैसे कि अमोनिया फॉर्मेशन वाली रिएक्शन देख लीजिए, है ना, विदाउट कैटलिस्ट अगर लेते हैं तो ये दोनों टाइप काम करते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ऑपरेट हैं, दे कैन ऑपरेट फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस के लिए क्या होते हैं, काम आ सकते हैं। मतलब ये दोनों प्रकार की, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो, ये दोनों ही प्रकार की रिएक्शंस को करवा सकते हैं। आफ्टर दैट, एक तो आप जानते हो कि ये ओनली क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं। दे ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, ओनली इंक्रीज दी रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा कभी नहीं होगा, याद रखना, कि किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनना था 40 ग्राम लेकिन वो बन जाए कैटलिस्ट के कारण 32 ग्राम, हो ही नहीं सकता। ज़्यादा बन सकता है, कम बन सकता है, लेकिन अगर रिएक्टेंट के हिसाब से देखें कि इतने रिएक्टेंट से इतना प्रोडक्ट बनना था, उतना ही बनेगा। मतलब ये किसी प्रकार का चेंज नहीं करता, ये सिर्फ उसी प्रोडक्ट को बनाने का टाइम थोड़ा सा क्या कर देगा, कम ज़्यादा कर देगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, इस बात पे डिपेंडेंट रखता है बस चीज़ को। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। तो हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे इस चैप्टर के, जो है हमारे पास कोलिजन थ्योरी के बारे में।
सिंपल सी थ्योरी है, लेकिन ये हायर क्लासेस के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, तो आप इनको बाद में अच्छे से पढ़ना। अभी मैं जितना हो सके, जितना आपके काम की बात है वो सारी बता देता हूं। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट है कोलिजन थ्योरी। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। हालांकि हम बात कर चुके हैं बहुत बार कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब पार्टिकल्स कोलोइड करते हैं, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स कोलोइड करते हैं, तभी प्रोडक्ट बनता है। दैट मीन्स कि अब इस थ्योरी के बारे में कुछ ज़्यादा है तो नहीं जानने वाला, क्योंकि मैंने बताया ना ये हायर क्लासेस की बात है, लेकिन फिर भी मैं कुछ एलैबोरेट करता हूँ इसको। कोलिजन थ्योरी जो है वो बच्चों गैस के ऊपर बेस्ड बनाई गई थी। विलियम्स ने एंड मैक्सवेल ट्रूड्स ने, इन दोनों ने मिल करके 1868 समथिंग एक थ्योरी क्रिएट की थी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी, और उसी पर बेस्ड इन्होंने क्या की, कोलिजन थ्योरी को बनाया। मतलब आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अगर नॉर्म्स पता है तो आप इसको भी अच्छे से कर सकते हो। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या थी कि गैस के पार्टिकल्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है और ये आपस में क्या करते हैं, कोलोइड करते हैं, टकराते हैं। दैट्स वाई कि वहां पर गैसियस प्रोडक्ट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ऐसा ही सिस्टम लिया गया किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर भी। मतलब अगर किसी लिक्विड की बात करें तो जैसे गैस में जो पार्टिकल्स को फ्रीली मूव कर सकते हैं, वैसा ही समझा गया कि दो लिक्विड के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, वो भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कोलोइड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और तभी प्रोडक्ट बनेगा। और यही कोलिजन थ्योरी जो है वो बनाई गई थी। मतलब यही है कोलिजन थ्योरी जो है। तो कोलिजन थ्योरी जो है इट इज बेस्ड अपॉन किसके ऊपर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। It is based upon kinetic theory of gases. According to collision theory, reactant molecules, important line है ये, ध्यान देना इस पे। Reactant molecules are to be considered as hard sphere and reaction occurs, reaction start होगा, occur होगा when these hard spheres colloids with each other, colloids with each other। कि जब ये क्या होते हैं, कोलोइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी क्या होता है, वहां पे रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। मतलब कोलिजन थ्योरी के हिसाब से किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर माना गया, और रिएक्शन तभी होगा जब ये हार्ड स्फीयर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलोइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, तभी रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का। और ये मानना था किसका, कोलिजन थ्योरी का। और ये किस पर बेस्ड थी, काइनेटिक थ्योरी पर, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ किसकी, गैसेस के ऊपर क्या थी, बेस्ड थी। फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन से आपने एक चीज सीखी थी, आपने एक चीज देखी थी, वो दो चीजें थी, ए एंड ई ए। क्लियर है बात ये? जिन दोनों को क्या कहा गया था, हम बोलते थे अर्हेनियस पैरामीटर्स। और ये अर्हेनियस पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड आगे बातें बनने वाली थी, कोलिजन थ्योरी में से लिए गए थे। तो ये दो जो फैक्टर थे हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट थे। चलिए इनके बारे में हम बात करेंगे अभी, क्योंकि थोड़ी सी काइनेटिक थ्योरी के बारे में भी बातें आने वाली हैं, वहां से भी एक बोल्ट्जमैन फैक्टर को उठाया जाएगा। लेकिन कोलिजन थ्योरी के अंदर क्या था कि पार्टिकल्स कितने क्या करते हैं, कोलोइड करते हैं। और यहीं पर बारी आई किसकी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। आई होप ये डेफिनेशन आपको बताई गई है, आप इसको खुद नोट करना। क्या होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी? कि
कितने मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, छोड़िए हार्ड स्फीयर पे आइए, कि कितने स्फीयर्स रिएक्टेंट के 1 सेकंड के अंदर, 1 लीटर के अंदर और 1 सेकंड में कितने स्फीयर्स आपस में कोलिजन करते हैं, उसे क्या कहा गया था? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लिख लेना ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या था? इन 1 सेकेंड और इन 1 लीटर द नंबर ऑफ द स्फीयर्स विच टेक्स कोलोइड विच क्या टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन और इन द कोलिजन आर नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते थे। एंड इट इज एज्यूम्ड, एजम्पशन है, इट इज एज्यूम्ड, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं कुछ चीजें, इट इज एज्यूम्ड दैट एट नॉर्मल टेम्परेचर collision frequency is about 10 to the power 25 to 10 to the power 28, but in practicals it is not possible at ordinary temperature. Reason, as for effective collision they should have energy equal टू और मोर, वो भी किससे? थ्रेशोल्ड एनर्जी से। ध्यान देना इस बात पे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात चल रही थी, हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी को पढ़ा, लेकिन देखा गया कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी 10 का पावर 25 से लेकर के 28 के बीच में होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। लेकिन प्रैक्टिकली बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, मान लो अगर एक साथ रिएक्शन करते हैं तो यार उस रिएक्शन तो देखो माइक्रो सेकंड में कंप्लीट हो गई ना, क्योंकि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्फीयर्स एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं 10 का पावर 25 से लेकर के 28। अगर 1 सेकंड में इतने स्फीयर रिएक्शन करते हैं तो समझ लो हर एक रिएक्शन 2, 3, 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। 1 मिनट से ज़्यादा कोई रिएक्शन लेगी ही नहीं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब इन प्रैक्टिकल के अंदर जब भी आप देखते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हर एक मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी एनर्जी नहीं होती कि वो कोलिजन को इफेक्टिव बना सकें। कोलिजन होना इतना चाहिए लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या होती है उनके पास? कम होती है। कुछ समझ में आई होगी बात ये। तो मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो बात थी वो यहां भी है हमारे पास। तो चलिए आगे देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए अब एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। मैं ऊपर वाला पोर्शन साफ कर देता हूं, लेकिन थोड़ा सा चलिए कर ही देते हैं। आप इसको देख लेना, ध्यान से समझ लेना, लिख भी लेना, नोट कर लेना चीज़ों को। तो मान लीजिए आपके पास एक सिंपल सी रिएक्शन है जो है A+B, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है बच्चों बातें? एंड लेट करो कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z से डिनोट की गई, किसके? A और B के। ये क्या है आपके पास? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और फ्रैक्शन क्या है आपके पास उसका? स्मॉल f आपने क्या ले लिया? फ्रैक्शन। ध्यान दो इस बात पे, कर चुके हैं हम। अगर A और B रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो कुछ ऐसा है कि कुछ तो पार्टिकल्स 25, 30, 50, 1000, लाख, 2 लाख कुछ ऐसे होंगे जो 1 सेकंड में रिएक्शन कर रहे होंगे। उसको हमने ZAB बोल दिया। ये क्या है? इतने तो कोलिजन हो रहे हैं। ZAB तो क्या है आपके पास? Z क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन है जो उतने 1 सेकंड में हो रहे थे। अच्छा, F क्या है? टोटल में से कितना फ्रैक्शन कोलिजन कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसके बेस पे देखा जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बेस पे। सभी के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी तो होती नहीं है। जो जितने फ्रैक्शन के पास में थ्रेशोल्ड से ज्यादा या उतनी एनर्जी है वही प्रोडक्ट बनाएंगे, और जितने इफेक्टिव कोलिजन होंगे वही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसका मतलब किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि सर कितनों ने कोलिजन किया,
मतलब कितने फ्रैक्शन ने कोलिजन किया, और 1 सेकंड में कितनों ने कोलिजन किया। यही तो क्या है हमारे पास, उसकी रेट आएगी। रेट समझते हो ना कि प्रोडक्ट किस रेट से बना। अगर 1 सेकंड में 25 होते हैं और टोटल फ्रैक्शन हमारे पास 30 हैं, तो मतलब 30 इंटू 25 हमें रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे थोड़ा सा सोच लो बात को। रेट मतलब क्या कि कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स माइनस डी एक्सपोन डी टी बोल दिया हमने, माइनस डी एक्सपोन क्या है, डी टी है, जो किसके इक्वल है कि 1 सेकंड में कितने कोलिजन हुए और टोटल कोलिजन होंगे कितने। एफ फ्रैक्शन का टोटल कोलिजन होगा, 1 सेकंड में इतने कोलिजन होते हैं, तो इसका मतलब रेट किसके इक्वल आएगा, जेड ए बी इंटू में एफ के इक्वल आएगा। तो ये तो याद रखने वाली बात है कि जेड ए बी इंटू क्या हो गया आपके पास, एफ के इक्वल होगा। अब फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां पे आया था बेटा एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आपने पढ़ा भी होगा 11th में। क्या है कि फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोल्ट्जमैन फैक्टर था, मतलब बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फैक्टर क्रिएट किया था, जो था आपके पास कि गैस के कितने मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रिएक्शन कर पाएंगे, गैस के कितने फ्रैक्शन उतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर पाएंगे। क्योंकि ये क्या थी, ये लिमिटेशन होती थी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो लिमिटेशन थी, एक बाउंड्री बैरियर बनती थी, नोट बाउंड्री बैरियर कैसे कि इससे कम एनर्जी वाले प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, ज़्यादा वाले बनाएंगे, इसके बराबर है वो बना पाएंगे। तो इसका मतलब वहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू लिया गया कि इतना एनर्जी तो होना चाहिए, फिक्स एनर्जी होना चाहिए, और वो फिक्स एनर्जी किस बात पे डिपेंड करता है कि उस रिएक्शन को कितना क्या चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, बोल्ट्जमैन फैक्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। बोल्ट्जमैन फैक्टर में क्या था कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। किस लिए कांस्टेंट है उसको हम देखते हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि कोई भी रिएक्शन, गैस रिएक्ट करे, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, कोई भी गैस रिएक्ट करे, तो इसका मतलब उसके रिएक्टेंट के पास मिनिमम क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, जो मुझे किससे पता चलती है, एक्टिवेशन एनर्जी से। किसी भी गैस के लिए हम गैस कांस्टेंट भी यूज करते हैं, और वहां पर एक टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें कांस्टेंट चीजें मैं लेता हूं किसी भी गैस के लिए, तो इनसे जो वैल्यू मिलेगी उसको बोल्ट्जमैन फैक्टर कहा गया। और बोल्ट्जमैन ने क्या बोला, एक्सपेरिमेंटली देखा कि बोल्ट्जमैन फैक्टर है इक्वल ई का पावर माइनस ई अपॉन में आर टी के। और एज हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, तो बच्चों बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग जो F का वैल्यू है वो हमारे पास आता है किसके इक्वल, E का पावर माइनस का ई ए अपॉन में R इंटू टी के इक्वल। वहीं पर हमने देखा कि जो डी एक्स अपॉन डी टी है, माइनस में जो रेट ऑफ चेंज था वो किसके इक्वल था, जेड ए बी इंटू एफ के इक्वल था। अगर मैं एफ का ये वैल्यू जो मैंने कहाँ से, काइनेटिक थ्योरी से निकाला है, अगर वो पुट करूँ तो ये आता है माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू जेड ए बी इंटू आएगा आपके पास ई का पावर माइनस ई ए अपॉन में आर इंटू टी के इक्वल। अगर हम रेट ऑफ चेंज को देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, के। देख सकते हैं, तो मतलब के जो है इसको कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका है हमारे पास क्या, कि किसी भी रिएक्टेंट के लिए हमें उसका एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, तो हम उसका के रेट कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास किसका, एक सिंपल रेट को कैलकुलेट करने का मेथड, कि अगर हम, सॉरी ये रेट है, अगर हम रेट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपको क्या मिलेगी, जेड ए बी ई का पावर माइनस का ई ए अपॉन में आर टी के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, के, मतलब के को भी यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है वो देखिए क्या है। तो अगला जो पॉइंट है ना, जो प्रॉब्लम है वो है हमारे पास ओरिएंटेशन फैक्टर। अब बात ये है, ये ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है, ध्यान देना एक बात पे। प्रॉपर ओरिएंटेशन रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, किसी 2 पार्टिकल्स है आपके पास, उनके पास क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, चलिए ठीक है, बढ़िया बात है।
लेकिन अगर ऐसा हो कि मैंने एग्जांपल लिया CH3Cl का, उसके साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूं OH नेगेटिव की, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा CH3OH और साथ में क्या मिलेगा Cl नेगेटिव मिलेगा। लेकिन ओरिएंटेशन का क्या मतलब है वो देखिए आप ध्यान से। इसकी मान लो कि कार्बन जो है वो कुछ इस प्रकार से, मान लो क्या कि स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी है। अगर मैं OH का अटैक करवाता हूं, OH नेगेटिव की रिएक्शन करवाता हूं, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि जब दो आपके पास रिएक्टेंट के स्फीयर्स दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, जब ये आपस में कोलोइड करेंगे तो क्या वो कोलिजन इफेक्टिव होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी होने के बावजूद भी समटाइम्स वहां पर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता, मतलब उनके पास एनर्जी है लेकिन फिर भी कोलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ। इसका मतलब वहां पर क्या है, ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम है। क्यों? ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। OH नेगेटिव या तो कार्बन के साथ यहां से जुड़ सकता है या कार्बन के साथ यहां से जुड़ सकता है, लेकिन अगर OH यहां से अटैक करेगा पीछे से, तो आप ध्यान दो कि ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज की हैं, लेकिन क्लोरीन होता है बड़े साइज का। इसलिए ओरिएंटेशन फैक्टर को स्टीरिक फैक्टर भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टीरिक हिंड्रेंस के हिसाब से काम करता है कि जो दूसरा स्फीयर अटैक कर रहा है क्या उसको प्रॉपर स्पेस मिल रहा है रिएक्शन करने के लिए। OH नेगेटिव अगर इस साइड से अटैक करेगा तो क्लोरीन उसको अटैक नहीं करने देगा, मतलब एक रिएक्शन होगी इसके हिसाब से। वो क्या होगी कि ये कार्बन, ये तीनों हाइड्रोजन वहीं पड़ी रहें और यहां क्या लग जाए, OH अटैक हो, मतलब अटैच हो जाए। अगर इसके हिसाब से हो तो क्या होगा, कार्बन है इस साइड में क्या लगेगा, OH लगेगा, हाइड्रोजन की पोजीशंस तीनों की क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। लेकिन ये बेटर वे है। क्यों? क्योंकि स्टीरिक फैक्टर क्या है, कम है। यहां OH नेगेटिव इजीली क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है इनको, मतलब पहले ये इस हिसाब से था, यहाँ आपके पास क्लोरीन था, जब ये इधर से अटैक करेगा तो हाइड्रोजन ओपन हो जाएंगे, तो वो कुछ इस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। OH अटैक कर देगा और पीछे से क्या हट जाएगा, क्लोरीन। इंटरमीडिएट कब बनेगा, जब ध्यान दो इस तरफ क्लोरीन लगा हुआ था, OH ने जब अटैक किया तो वो कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन होने स्टार्ट हुए। अब एक बॉन्ड जो है वो OH के साथ और एक बॉन्ड जो है वो किसके साथ है, क्लोरीन के साथ, तो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। और अब क्या होगा, क्लोरीन वहां से रिमूव हो जाएगा तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब अगर आपको, इसको कहा जाता है बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन और इसको कहा जाता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब कि जरूरी नहीं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मैं लिख देता हूं इसको, समटाइम्स threshold energy is not only requirement for product formation, for products रिएक्शन के होने के लिए, कि ओरिएंटेशन मतलब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो जरूरी नहीं होती। देयर विल बी सम प्रॉपर ओरिएंटेशन, वहां पर क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए जो बहुत जरूरी है। प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी वहां पर क्या करेगा, वो इफेक्टिव कोलिजन को शो करेगा। तो अब मेरे हिसाब से तो रेट ये था जहां पर इतने मॉलिक्यूल्स फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, ये उसके फ्रैक्शन है। लेकिन क्या सभी मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंट हैं? क्या सभी इक्वली क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। इसलिए वहां पर एक नया फैक्टर आता है जिसको P कहा जाता है, और P होता है ओरिएंटेशन फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टीरिक फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्यों कहते हैं कि चांसेस कितने के हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में होंगे, इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। इसलिए अगर मैं जब भी रेट कैलकुलेट करूं तो क्या करूंगा, P मल्टीप्लाई करूंगा कि टोटल में से जो प्रॉपरली ओरिएंटेड है, जो प्रॉपरली रिएक्शन कर सकते हैं, वो कितने हैं, P हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है, ZAB है, E इंटू, या फिर मैं इसको F लिख देता हूं एक बार, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा रेट को कैलकुलेट करने का। आई होप ये समझ में आई होगी बात कि रेट जो है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। बहुत बढ़िया तरीका है, काफ़ी जगह यूज किया जाता है, बहुत सारी रिएक्शंस की रेट जो है वो इसी के बेस पर निकाली भी जाती है। तो ये है हमारे पास सिंपल सी किस चीज़ के बारे में,
कोलिजन थ्योरी के बारे में। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो बच्चों यही है हमारा जो 4th चैप्टर है वो यहीं तक है। तो इसके बाद हम करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए, थैंक यू।